नमस्कार मित्रों, किसी भी कालजयी साहित्यकार के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। इसी प्रकार के एक जिस कवि का जिक्र मैं आपसे बांट रहा हूँ, उनका सरोकार इस माह से इसलिए है कि इस माह में उनका जन्म हुआ था। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है कि ये कवि जिसे मैं कालजयी आपके सामने कहकर पुकार रहा हूँ, ये हमारे साथ हमारी इस दुनिया में सिर्फ 38 वर्ष की उम्र तक ही रहा। लेकिन 38 वर्ष की उम्र तक जो कुछ इसने लिखा, उसका इतना ज़्यादा स्वागत हुआ, उस पर चर्चा हुई कि इसे हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन समीक्षकों ने घोषित किया कि ऐसी ख़तरनाक किस्म की कविता जिसमें अपने समय के प्रबुद्ध लोगों को हिला देने की क्षमता हो, ये हमने पहली बार देखा है कि एक कवि, और जब उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है उसकी कहीं औपचारिक शिक्षा हुई ही नहीं। वह व्यक्ति किसी औपचारिक रूप से किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का या अंग्रेज़ी साहित्य का उसने कभी अध्ययन नहीं किया। बेसिकली वो एक उसके पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा था, एक छोटा सा, और उसी डिप्लोमा के अंतर्गत ही उसको नौकरी मिल गई और नौकरी में ही वो लिखने लगा। और जब लिखने लगा तो उसकी अमिट छाप ऐसे छूटी कि लोग उसका वास्तविक नाम भी भूल गए। वास्तविक नाम था इसका सुदामा पांडे, लेकिन उसको जाना जाता है हिंदी साहित्य में धूमिल पांडे के नाम से। धूमिल पांडे का रहन सहन इतना सामान्य था मित्रों, इतना सहज और सीधा साधा कि उसकी कभी किसी ने नोटिस ही नहीं लिया कि यहाँ इस गली में, इस कूचे में, एक वन रूम सेट में, एक कमरे के आवास में एक महाकवि रहता है जिसकी कविताओं की चर्चा तो सर्वत्र है, खुशबू फैली हुई है, लेकिन उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है कि वो आदमी कौन है। और जब 10 फरवरी 1975 को जब उसने अंतिम सांस ली तो उसके निधन की खबर रेडियो पर तो आई, लेकिन उसके अपने परिजनों तक भी खबर रेडियो के माध्यम से पहुंची। उसके आसपास उसके अपने लोगों को भी पता नहीं था कि हमारा धूमिल अर्थात हमारा सुदामा पांडे इतना बड़ा कवि है कि उसके बारे में पूरा का पूरा समय आकाशवाणी खर्च कर रही है। उसकी कविताओं का भी पाठ प्रस्तुत किया गया है और इसके बारे में बाकायदा प्रसारणों में उल्लेख किया गया है कि ये व्यक्ति कितना बड़ा था। होता है मित्रों ये, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रतिभा जो है वो उसका यही हो कि प्रतिभा जो है वो दबी रहे, छिपी रहे, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि प्रतिभा चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, प्रतिभा का रहन सहन कैसा भी हो, प्रतिभा की जो शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन उसकी देन जो है, उसकी देन से, उसकी उपलब्धियों से इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। उसके 2 संग्रह हैं जिनकी चर्चा आज भी हो रही है और उसके निधन के बाद उनकी बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक उसका काव्य संग्रह है धूमिल का प्रजातंत्र, और वो समसामयिक परिस्थितियों पर इतनी सशक्त टिप्पणी उसके माध्यम से की है इस शख्स ने कि जो पढ़ने वाले हैं वो बड़े हतप्रभ रह जाते हैं कि कोई इस तरह की टिप्पणी इतने सहज रूप में, इतनी आसान भाषा में, जिसमें संप्रेषणीयता हो, कन्वे करने की शक्ति हो, कर सकता है। क्या संभव है? और इसने दिखाया कि ये संभव है यदि आप ईमानदारी से सृजन को और रचना धर्मिता को पहन लेंगे, उसको जीने का प्रयास करेंगे ईमानदारी के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़, आपकी लेखनी के स्वर, आपकी जो निकले हुए, आपकी कलम से जो निकले हुए जो कविताओं के जो अंश हैं वो दूर दूर तक उनकी खुशबू फैलेगी और लोग उनको याद करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। अब आज हम लोग उनका जिक्र कर रहे हैं, जन्म तिथि के आसपास उस शख्स को याद कर रहे हैं, तो ये बात भी मानकर चलिए कि जिस व्यक्ति को हमने अपनी उम्र में देखा नहीं, उसके जीते जी हमने उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, लेकिन उसको आज भी याद करना
आवश्यक लगता है कि उसके बिना आधुनिक कविता का जो स्वर है उसकी अनुगूंज आपको समझ ही नहीं आएगी। और मैं अब थोड़ा सा उसकी कुछ एक कविताएं, कुछ लोग उस समय भी थे जब उसका एक संग्रह आया, संकलन आया, तो उन्होंने इसकी आलोचना में भी कसर कोई नहीं छोड़ी, क्योंकि वो समझते थे कि हम लोग एलीट क्लास के हैं। और एलीट क्लास का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर एलीट क्लास के समीक्षक हैं, आप किसी बड़े वर्ग के समीक्षक हैं, तो आप किसी को यूं ही सतही रूप से बुहारने का प्रयास करें या हाशिए पे सरका दें, ये संभव नहीं होता। जो आवाज़ जिसमें एक आस्था है, जिसमें कुछ अभिव्यक्ति की एक सामर्थ्य है, उसे आप नकार सकते ही नहीं। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। आदमी को पढ़ो, आदमी को पढ़ो, क्या तुमने सुना है कि ये लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे खून का रंग, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, जो बोल नहीं सकता। तो एक प्रकार से इसने उनकी पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कोई भी, चाहे इंसान है या कोई भी जीव जंतु है, जो अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, उसकी पीड़ा का जो मर्म है, इससे ज़्यादा सटीक रूप में कौन प्रस्तुत कर सकता है, ये संभव नहीं है। इनकी एक कविता के और थोड़े से अंश मैं आपको सुनाई देता हूँ कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद इस विषय पे मौन है। तो ये एक किसी भी चीज़ को अभिव्यक्ति देने का एक अलग अंदाज है। और उनकी एक और जो उनका संकलन जो चर्चित हुआ, दो तो मैंने आपको बताए, संसद से सड़क तक, और दूसरा मैंने आपको बताया सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र। तीसरा है कल सुनना मुझे। वो एक चुनौती देता है अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आज वो आप मुझे नहीं सुन पा रहे, मेरी बात को समझने के लिए लालायित नहीं हैं, लेकिन कल आप मेरी बात को सुनेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। और कल मुझे सुनना, ताकि आपको पता लगेगा कि मैं कितने भीतर से स्पंदनों को लेकर, संवेदनाओं को लेकर कविता और शब्दों के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे हाशिए पे सरकाने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा। फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं लिखना बंद कर दूँ और मैं अपनी बात कहना बंद कर दूँ। इनकी एक कविता है मित्रों, हम एक बार पूरी उस कविता का पाठ भी कर चुके हैं, मोचीराम। अगर मौका मिले तो पिछले पुराने कोई देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी कविता जिसका उल्लेख, जिसका पूरा का पूरा काव्यांश जो है ऐसे ही एक एपिसोड के माध्यम से मैंने आपसे बांटा था। मैं उसको तो छोड़ देता हूँ क्योंकि वो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन आदमी सहज रूप में अभिव्यक्त कैसे करता है कुछ एक भावनाओं को, उसके उदाहरण दो चार और देख लीजिए। एक उदाहरण है, मैं होटल के तौलिए की तरह सार्वजनिक हो गया हूँ। मैं होटल के तौलिए की तरह सार्वजनिक हो गया हूँ। क्या खूब खाओ और पूछो और ज़रा सोचो, ये ज़िंदगी भी क्या चीज़ है। और ज़रा सोचो कि ज़िंदगी भी क्या चीज़ है जो हमेशा दूसरों के झूठ से ही, दूसरों की जूठन से ही गीली रहती है। तो ये एक प्रकार से कुछ एक प्रतीकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से इस व्यक्ति ने जो अपना संदेश देने का प्रयास किया है, उसका स्वागत करिए और उसका मनन करिए कि
उसे अगर हम देखेंगे ही नहीं, उनमें से गुजरेंगे नहीं, तो हमारे में विचारों तेजकता कैसे आएगी। धन्यवाद।